डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बजट पार्ट 2 लेकर आए हैं। जिन्होंने बजट का पार्ट फर्स्ट और भारत सरकार की नीतियों वाला पार्ट नहीं देखा है, वे ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उसे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली बात तो यही है कि सबसे पहले यही दिमाग में आती है कि बजट तैयार कौन करता है। तो वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और भारत सरकार के अन्य मंत्रालय बजट निर्माण में शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय गाइडलाइन जारी करता है और जो वित्त मंत्रालय का जो बजट विभाग है वो सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों को एक सर्कुलर जारी करता है और उसके बाद ये सभी अपनी मांगें, अनुमान भेजते हैं, यानी इनको एक परफॉर्मा भेजा जाता है। इसके द्वारा ये अपनी मांग या अपने अनुमान उनको भेजते हैं ये। उसके बाद वित्त मंत्रालय के वे विभाग के बीच बैठ के चलती है और बैठकों के बाद टैक्स प्रस्ताव पर वित्त मंत्री की राय ली जाती है और बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रधानमंत्री से चर्चा की जाती है। उसके बाद बजट पेश करने की जो तारीख है लोकसभा के अध्यक्ष से ली जाती है। उसके बाद लोकसभा के महासचिव राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं और उसके बाद वित्त मंत्री लोकसभा में बजट को प्रस्तुत करते हैं। बजट फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाता है। अब अपने ये देखेंगे एक वर्ष के वित्तीय बजट में 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है। 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है, यानी जो एक वर्ष का वित्तीय बजट है उसमें 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है। और आपको पता है वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को कहते हैं, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष है। और एक वित्तीय वर्ष के बजट में 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है, यानी लोकसभा में वित्त मंत्री यह बताते हैं संसद में कि पिछले साल सरकार की आय और व्यय कितनी थी और वर्तमान वर्ष में कितनी है और अगले वर्ष सरकार की आय और व्यय कितना होने की उम्मीद है, इस चीज को बताया जाता है। यानी एक वित्तीय बजट में 3 वर्षों का लेखा जोखा होता है। बजट में 2 प्रकार के व्यय होते हैं। बजट में 2 प्रकार के व्यय होते हैं, 2 प्रकार के खर्च होते हैं। एक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय तथा संचित निधि से किए गए व्यय। और मैंने अलग से वीडियो बना रखी है संचित निधि वाली, यानी भारत सरकार की निधियां, उसे आप देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किए गए व्यय। तो जो भारित व्यय हैं उन पर संसद में केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। ये बात भी आप ध्यान में रखना कि जो बजट है उसमें 2 प्रकार के खर्च होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किए गए व्यय। जो भारित व्यय होते हैं उन पर संसद में चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। और जो संचित निधि से किए गए व्यय हैं, यानी जो सामान्य खर्च हैं, मतदेय व्यय हैं, यानी इन पर मतदान किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर और बजट में दोनों व्यय अलग अलग दिखाए जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं संसद में बजट पारित करने की प्रक्रिया। संसद में बजट पारित करने की प्रक्रिया। ठीक है। तो आपको पता है अनुच्छेद 112
में बजट को वित्तीय वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेखित कर रखा है। यानी बजट को यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया अनुच्छेद 115 में। ठीक है, यानी संसद में बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है और बजट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कह सकते हैं। ठीक है, और सामान्यतः वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं, वित्त मंत्री ही बजट प्रस्तुत करते हैं और संसद में बजट प्रस्तुत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। और जनरली वित्त मंत्री क्या है, संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं। और जो अनुच्छेद 112 है उसमें बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण का है, यानी यहाँ बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। और जो वित्त मंत्री है वो संसद में यानी लोकसभा में, वित्त मंत्री लोकसभा में भाषण देते हैं जिसे बजट भाषण कहा जाता है। लोकसभा में वित्त मंत्री भाषण देते हैं जिसे बजट भाषण कहा जाता है। और भाषण के बाद वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और इसके बाद बजट राज्यसभा में पेश किया जाता है। यहां तक लोकसभा की बात है, यानी लोकसभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भाषण देते हैं जिसे बजट भाषण कहते हैं। और भाषण के बाद वित्त मंत्री लोकसभा में बजट को प्रस्तुत करते हैं, इसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। एक तो होगी बात ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आगे। और यहाँ एक बात ये ध्यान में रखना कि जो ये वित्त मंत्री भाषण देते हैं इसे ही बजट प्रस्तुत करना कहते हैं। यानी ये एक भाषण है, आप ये मत समझ लेना कि वित्त मंत्री ने सदन में बजट प्रस्तुत किया, भाषण दिया और सरकार को जितना भी बजट में खर्चा चाहिए वो सारा दे दिया। ऐसा नहीं होता है, खाली ये एक भाषण मात्र होता है। बजट प्रस्तुत ही किया है, इसको ऐसा करने से सरकार को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि हमने निधियों वाले पार्ट में भी देखा था और आगे भी देखेंगे कि अगर भारत की संचित निधि से सरकार को कोई पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, व्यय करने के लिए, तो उसके लिए संसद की अनुमति चाहिए और संसद में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, उसके पारित होने के बाद ही सरकार को खर्च करने के लिए संचित निधि से, भारत की निधि से पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है जिसे बजट भाषण कहते हैं और ये एक केवल भाषण ही है। ऐसा करने से सरकार को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, बल्कि सरकार को पैसा संसद की मंजूरी के बाद ही मिलेगा, जिसे अब हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए। संसद में जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर दोनों सदन आम बहस करते हैं 2-4 दिन के लिए और उसके बाद बजट में जो प्राक्कलन है, जो अनुदान मांग है या जो अनुमानित व्यय रखा गया है उसकी जांच की जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 113 जिसमें प्राक्कलन के बारे में लिखा गया है, अनुदान मांग यानी सभी मंत्रालयों का अनुमानित व्यय, एक आकलन जिसे अनुदान मांग कहते हैं। यानी सरकार ये मांग रखती है कि इतना पैसा चाहिए, अनुदान मांग, प्राक्कलन। ठीक है, अब देखो बहस हो गई और सरकार के इस प्राक्कलन की, अनुमान की, जिसमें सभी मंत्रालयों का, विभागों का अनुमानित व्यय होता है, उसकी जांच करनी होती है। तो अभी क्या हुआ, बजट प्रस्तुत किया, बजट पर बहस हो गई
उसके बाद क्या होता है, बजट सत्र स्थगित हो जाता है। यानी बजट सत्र है जो दो भागों में बंटा हुआ होता है। पहले प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर बहस होती है और दोबारा बजट सत्र शुरू होता है। लेकिन इसके बीच में क्या होता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी एक प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति, वो इस प्राक्कलन की क्या है, जांच करेगी। यानी सरकार ने जो अनुदान मांग रखी है, प्राक्कलन रखा है, यानी सरकार तो बढ़ा चढ़ा के भी मांग रख सकती है कि इतना पैसा चाहिए, लेकिन उस चीज की संसद जांच करवाएगी ना कि वास्तव में इतना पैसा ही चाहिए। विभागों ने सरकार को मांग दी और वो मांगी तो बजट में है प्राक्कलन, तो उस प्राक्कलन की जांच प्राक्कलन समिति करेगी। ठीक है, और ये समिति क्या है, अपनी रिपोर्ट सितंबर अक्टूबर तक देती है। ठीक है, अपनी रिपोर्ट सितंबर अक्टूबर तक देती है। लेकिन आपने देखा कि जो बजट है वो प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी हो जाती है। यानी 1 अप्रैल से तो क्या है, वित्तीय वर्ष ही शुरू हो जाता है। जबकि ये प्राक्कलन है उसकी रिपोर्ट सितंबर अक्टूबर तक देखती है प्राक्कलन समिति। तो यहां मैं बता देता हूं, इसके लिए, इस बात की समस्या के लिए, यानी सरकार ने जो अनुदान मांग रखी है, प्राक्कलन रखा है, उसकी जांच प्राक्कलन समिति करती है। लेकिन कि इन विभागों की, मंत्रालयों की इतनी मांग है, ये उसकी जांच करती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट बहुत लेट आती है, सितंबर अक्टूबर तक आती है। इसलिए क्या, इस चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए विभागीय समितियां बनाई गई, विभागीय समितियां, और ये 1993 में बनाई गई थी। 24 समितियां हैं। ठीक है, तो ये विभागीय समितियां बढ़ाई। तो यहां पर जब ये बजट सत्र स्थगित होता है तो सरकार के जो बजट में प्राक्कलन रखा गया है उसकी जांच प्राक्कलन समिति तो करती है, और प्रत्येक विभाग की जो विभागीय समिति है वो अपने अपने विभाग की जो मांग है या जो प्राक्कलन है, जो प्राक्कलन है उसकी क्या विस्तार से जांच करती है, विस्तार से जांच करती है। और जांच करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट संसद को सौंपती है या संसद में रखती है। आपको बात यहां तक समझ में आ गई होगी। संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस पर बहस होती है, वही पैसा नहीं मिलता, और जो बजट में प्राक्कलन रखा गया है, अनुदान मांग रखी गई है, उसकी जांच करने के लिए विभागीय जो समितियां हैं वो अपना कार्य शुरू कर देती है और वो उसकी जांच करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। यहाँ इस समय जब ये जांच करती है विभागीय समितियां, उसमें संसद का जो बजट सत्र है वो स्थगित रहता है। समझ गए आप? यानी एक बार स्थगित हो जाता है फिर दोबारा शुरू होता है। यानी संसद का ये बजट सत्र एकमात्र ऐसा सत्र है जो 2 भागों में बंटा हुआ है। ठीक है, तो जब ये जांच करते हैं तो यहाँ बजट सत्र स्थगित होता है। आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, अनुदान मांगों पर मतदान। और अनुदान मांग आप समझ गए होंगे, अनुदान मांगों पर मतदान। लोकसभा में क्या है, अनुदान मांगों पर मतदान होता है। लोकसभा में अनुदान मांगों पर क्या होता है, मतदान होता है। और जो अनुदान मांग है वह मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती है, यानी प्रत्येक मंत्रालय की अलग अलग प्रस्तुत की जाती है। और लोकसभा प्रत्येक मांग पर अलग अलग मतदान करती है और इस दौरान सदन के सदस्य इस पर बहस करते हैं, क्योंकि आपको पता है विपक्ष भी तो होता है। तो इस दौरान के इन मांगों पर सदस्य बहस कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इन मांगों में कटौती प्रस्ताव भी ला सकते हैं। कटौती प्रस्ताव भी सदस्य ला सकते हैं, क्योंकि सरकार को विपक्ष का सामना भी तो करना पड़ता है। यानी लोकसभा में अनुदान मांगों पर मतदान किया जाता है और अनुदान मांगे जो मंत्रालयवार रखी जाती है और हर मांग पर अलग से मतदान होता है। और इस समय सदन में सदस्य
इन मांगों पर बहस कर सकते हैं या बहस करते हैं, और इन मांगों पर सदस्य कटौती प्रस्ताव भी ला सकते हैं। अब देखेंगे हम आगे इसी में कटौती प्रस्ताव, यानी सदस्य बजट की जो मांग है या अनुदान मांग है उसमें कटौती के लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। यानी बजट के लिए कटौती प्रस्ताव, और ये किस लिए लाया जाता है? बजट की मांग में कटौती के लिए। कटौती प्रस्ताव बजट के अंदर जो मांग रखी जाती है उसमें कटौती के लिए लाया जाता है, और ये 3 प्रकार का होता है। पहला है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, इसके अंदर क्या होता है? बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है। बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है। बजट को अस्वीकार क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि नीतिगत कटौती है। सरकार की जो बजट में है किसी चीज को लेकर के नीति सही नहीं है, यानी खर्चा बेफालतू करिए सरकार, वहां आवश्यकता नहीं उस खर्चे की, यानी सरकार की जो पॉलिसी है, नीति है, वो सही नहीं है, इसलिए बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है और मांग में से 1 रुपया काट लिया जाता है। 1 रुपया काट लिया जाता है, जिसे नीतिगत कटौती कहते हैं। यानी सीधी सी बात है कि जो काम सही तरीके से कम खर्चे में होना चाहिए उसी को अगर बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है, जो ऐसे लग रहा है कि बेफालतू खर्चा हो रहा है, तो उससे नीतिगत कटौती कहते हैं करना। यानी बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है, उसकी मांग में से 1 रुपया काट लिया जाता है, ये होती है नीतिगत कटौती। और दूसरा है अर्थगत कटौती या आर्थिक कटौती। इसमें क्या है? बजट के कुछ भाग को कम कर दिया जाता है। बजट के कुछ भाग को कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो यानी बजट के अंदर जो पैसा रखा गया है उसके कुछ भाग को कम कर दिया जाता है, जिसे अर्थगत कटौती कहते हैं, पैसे की कटौती। और तीसरा है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती नाम से ये नीतिगत कटौती है, इसमें 1 रुपया काटा गया है, ठीक है। यानी और अर्थगत कटौती, इसमें बजट के कुछ भाग को कम किया गया है। सांकेतिक कटौती संकेत, यानी बजट पर असहमति दिखाई जाती है। बजट पर असहमति यानी संकेत दिया जाता है कि हम बजट से सहमत नहीं है, बजट पर असहमति प्रकट की जाती है और 100 रुपए काट लिए जाते हैं। 100 रुपए काट लिए जाते हैं, इसे सांकेतिक कटौती कहते हैं। यानी बजट में कटौती के लिए 3 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं: नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती, बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है और उसमें से मांग में से 1 रुपया काट लिया जाता है। अर्थगत कटौती, बजट के कुछ भाग को कम कर दिया जाता है, जिसे अर्थगत कटौती कहते हैं। और सांकेतिक कटौती का मतलब है बजट पर असहमति प्रकट की जाती है और 100 रुपए काट लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, गिलोटिन। यानी गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन, तो आपने देखा कि बजट के अंदर जो मांगे हैं उन पर चर्चा भी होती है और मतदान भी होता है। तो जो बजट के अंदर जो मांगे हैं उन पर मतदान के लिए 26 दिन निर्धारित होते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी बजट को पास भी तो करना है। 1 अप्रैल को बजट का वित्तीय वर्ष भी तो शुरू हो जाता है। तो क्या मांगों पर मतदान के लिए कितने दिन निर्धारित होते हैं? 26 दिन होते हैं, ठीक है। अब क्या है? अंतिम दिन अध्यक्ष क्या है? शेष मांगों को प्रस्तुत करते हैं। मांगों को प्रस्तुत करते हैं मतदान के लिए, चाहे उन पर चर्चा हुई है या नहीं। कहने का मतलब है कि मांगों पर मतदान करने के लिए 26 दिन होते हैं और चर्चा करके मतदान की जाती है, आपको पता है। तो जब अंतिम दिन होता है तो शेष मांगे जितनी भी बच जाती है उनको क्या है? अध्यक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत कर देते हैं, चाहे उन मांगों पर चर्चा हुई है या नहीं हुई है। यानी सीधा सा मतलब है
बजट पर चर्चा को रोककर मतदान करवाना, इसी को गिलोटिन कहते हैं। यानी बजट पर चर्चा को रोककर मतदान करवाना गिलोटिन कहलाता है। क्योंकि 26 दिन निर्धारित किए हैं और अब अंतिम दिन बचा है, तो जितनी मांगे शेष रह गई है उन पर चर्चा किए बिना ही मतदान करवाना गिलोटिन कहलाता है। और गिलोटिन का उद्देश्य क्या है? बजट पर होने वाले विलंब, देरी को रोकना या कम करना, विलंब को कम करना, देरी को कम करना। बजट में जो देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, उसको कम करना, यानी चर्चा को रोककर मतदान करवाना गिलोटिन कहलाता है। हम विस्तार से बजट पे चर्चा करेंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, हमने 2-3 स्टेप इसमें देखे हैं कि बजट को प्रस्तुत करना, फिर उस पर आम बहस होना, फिर सत्र का स्थगित हो जाना, विभागीय समितियों द्वारा आकलन की जांच करना, फिर अनुदान मांगे हैं उनके ऊपर मतदान होना, और उसी के अंदर हमने देखा है गिलोटिन की भी मांगों पर 26 दिन निर्धारित होते हैं मतदान के लिए। तो अध्यक्ष क्या है, अंतिम दिन बजट पर चर्चा को रोककर सीधा मतदान के लिए प्रस्तुत कर देते हैं, चाहे उन शेष मांगों पर चर्चा हुई है या नहीं हुई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अगले पार्ट में फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।